नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पीओके में मौजूद शारदा पीठ हो या फिर बलूचिस्तान की पहाड़ियों पर बसी मां हिंगलाज देवी का शक्तिपीठ, 47 में धर्म की नींव पर बना पाकिस्तान चाहकर भी अपने नापाक मंसूबों में आज तक कामयाब ना हो सका। ना ही शारदा पीठ के अस्तित्व को मिटा पाया और ना ही हिंगलाज मां के धाम को ध्वस्त कर पाया। 18 महाशक्तिपीठों में से एक कश्मीरी पंडितों की आस्था का सबसे बड़ा गढ़ आदि शंकराचार्य की तपोभूमि कही जाने वाली पीओके का शारदा पीठ देखा जाए तो आज खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इस पीठ की शक्ति से हिंदुओं की भक्ति आज भी जुड़ी है। बलूचिस्तान के मूल निवासियों को ठेंगा दिखाने वाली पाकिस्तानी हुकूमत यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का जमकर इस्तेमाल करती है और जब जब यहाँ की शक्तिपीठ हिंगलाज माँ के दरबार पर इसने प्रहार किया, हमेशा मुंह की खाए। कट्टरपंथी ताकतें हिंगलाज माँ के दरबार का बाल विवाह नहीं कर पाई, लेकिन तब क्या होगा जब यही शक्तिपीठ आज के भारत में आ जाएंगे। कांग्रेसियों की सत्ता में न सिर्फ भारत का विभाजन हुआ, बल्कि हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र उनसे कोसों मील दूर हो गया। और ऐसे में अगर पीएम मोदी नहीं तो फिर कौन? न सिर्फ कांग्रेस से विहीन भारत बनाएगा, बल्कि सरहद पार गई शक्तिपीठों की घर वापसी का रास्ता भी खोजेगा। इसको लेकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ का एक कनेक्शन बलूचिस्तान से है और वो नाम है शक्तिपीठ हिंगलाज माता का। इसका दूसरा भी प्रमाण है। जब धर्माधिकारी जी वो आंदोलन चल रहा था गौ हत्या को लेकर के, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और गुलराज अपना जो होम मिनिस्टर थे उस समय गुलजारी लाल नंदा थे। मैं इतिहास के कुछ नामों को इसलिए ले रहा हूं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। और इंदिरा जी ने नंदा जी को कहा कि आप गोलियां चला दें। वो सारे सन्यासी थे, गौभक्त थे। तब धर्माधिकारी जी बोल रहे हैं कि आज तुमने गोलियां चला ली, इसमें कई साधु मरे थे। उस वक्त की मीडिया इतनी पिट्ठू थी कि उस चीज को कवर भी नहीं किया गया और आज भी मीडिया कभी उस मुद्दे को उठाती नहीं है। हिंदुओं ने जो बलिदान दिया इस देश में उसको कभी भी स्थान नहीं दिया गया जर्नलिज्म के अंदर। तब धर्माधिकारी जी श्राप देते हैं कि हिमालय से साधु उतरेगा, यही साधु जिनको तुमने मारा है, यही वस्त्र का साधु उतरेगा और तुम्हारा ये तख्ता पलट करके नस्ते नाबूद करेगा। लोगों का ऐसा मानना था कि वो सन्यासी मोदी हैं जी, पर मैं मानता हूं मोदी उसके पार्ट 1 है। हकीकत में स्टोरी पूर्ण तो योगी जी पे ही होगी। योगी वो वस्त्र है, योगी वो सन्यासी है, योगी वो हिमालय से जुड़ा हुआ तत्व है जो इस देश को कांग्रेस विहीन करेगा। हम जो शुरुआत के दिनों में देखते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, मोदी जी ने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में कांग्रेस मुक्त भारत योगी के समय में होगा। और जो आपने बताया हिंगलाज माता शक्तिपीठों में आती है और ये उस वक्त की भी इतिहास की बड़ी भूल है कि बलूचिस्तान उस वक्त भी 1947 में भारत के साथ आना चाहता था जी, लेकिन सेक्युलर नेहरू ने उस चीज को अपने कटमुल्लों को खुश करने के लिए बलूचिस्तान को अपने अंदर नहीं लिया। अगर उस वक्त के इतिहास को देखा जाए, नेपाल हमारे साथ आना चाहता था, भूटान हमारे साथ आना चाहता था, लेकिन नेहरू की जो ये गुणगान करते हैं दूरदर्शिता, बिल्कुल दूरदर्शिता नहीं थी। नेहरू एक वाहियात किस्म का नेता रहा जिसने हमारे आधे कश्मीर को इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने कहा वहां पे तो घास भी नहीं उगती है। अरे कोई नेहरू से पूछे तुम्हारे सर के पीछे बाल नहीं उगते हैं तो क्या सर काट दोगे? इतने मूर्ख किस्म का यह आदमी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना और वो गांधी की चॉइस थी। पर मैं इतिहास के उस मरे हुए हिस्से को नहीं देखना चाहता हूं, मैं वर्तमान में रहना चाहता हूं कि कभी कभी पुनरावर्ती समय जो होता है ना, वो देश की राष्ट्र की अपनी नियति होती है, उसको बदलती है। हमारे अंदर जैसे रोग होते हैं तो रोग प्रतिकारक शक्ति एंटीबॉडीज भी बनती है जी। तो देश के अंदर जो ये रोग बना, ये रोग राजनीतिक लोगों ने लाया तो उसकी एंटीबॉडी का डोज भी राजनीति से ही बनना है और वो योगी जी आप देख रहे हो। आप योगी जी की प्रामाणिकता पर, योगी जी की ईमानदारी पर, योगी जी की कार्यनिष्ठा पर, योगी जी के देश प्रेम पर शक नहीं कर सकते हो, जैसे आप मोदी जी के भी इन पहलुओं पर शक नहीं कर सकते। तो यस, ये है कि हिंगलाज माँ हमारी शक्तिपीठ है, या आदि शंकराचार्य जी की जो एक स्थापना अभी के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है वो भी भारत में आनी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर देश के ये शंकराचार्य इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
वो एक बार जाकर के पीओके वाली भी पीठ ले आते। भाई वो शंकराचार्य की आधिकारिक पीठ है, माँ सरस्वती को डेडिकेटेड है, माँ शारदा पीठ हम उसको कहते हैं। और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो वर्तमान की, उनको बताया ही नहीं जाता कि हमारा वहां सामान रखा हुआ है, उसके हम अधिकारी हैं। और बलूचिस्तान के मुसलमान जितने भी हैं, मैं बताऊं आपको, वो पाकिस्तान के पंजाबियों की तरह फैनेटिक नहीं है। बलूचिस्तान की संस्कृति, बलूचिस्तान की भाषा, बलूचिस्तान का रहन सहन, खान पीन हिंदुस्तान के हिस्से से मिलता है जी। तो न सिर्फ वो हिंगलाज माता जी की कृपा होगी, पर बलूचिस्तान भारत, अखंड भारत के अंदर है, मैं ऐसा मान करके ही चल रहा हूं। और हो सकता है उसमें 2-4 साल का समय इधर उधर हो, और ये श्रेय हो सकता है कि योगी जी के समय का लिखा हुआ हो। जब गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के द्वारा यह यात्रा प्रारंभ की गई तो जमीनी धरातल की भी सभी जानकारियां मिली कि थारू जनजाति भी इसी प्रकार के भाव से ग्रसित है। और उसके बाद ही सरकार ने फिर पहले यात्रा के बाद जब कुछ हमें डाटा मिले कि क्या क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है जमीनी धरातल की, तब हम लोगों ने फिर तय किया कि वे थारू, मुसहर, कोल, गौड़, चेरो, सहरिया, बुक्सा, ये जितनी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को हम 100% सिचुरेट करेंगे, यानी सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करेंगे। इन्हें जिनके पास मकान नहीं मकान देंगे, जमीन नहीं जमीन का पट्टा देंगे, सभी प्रकार की सुविधाओं को देंगे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही। नहीं तो 2017 के पहले इन क्षेत्रों में भूख से मौतें होती थी। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, सरदेव नानाजी देशमुख का और मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने थारुओं के बीच में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावास और स्कूल की व्यवस्था की। मुझे याद है 2007 की एक घटना। 2007 में नेपाल में कृष्णा नगर के अंदर एक भीषण संघर्ष चल रहा था, कई दिनों तक चल रहा था, समाचार पत्रों में आ रहे थे। तो मैंने हिंदू जागरण मंच के एक पदाधिकारी को फोन किया सिद्धार्थ नगर में। राजदेव जी वहां हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भी ये संघर्ष कैसे हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये माओवाद और मदेशियों के बीच में संघर्ष है। मैंने कहा माओवादी कौन है और मदेशी कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मदेशी हैं जो भारतीय मूल के लोग नेपाल की तराई में बसे हैं, और मैंने कहा माओवादी, उन्होंने कहा ये थारू जनजाति के लोग जो नेपाल के अंदर हैं वे सब माओवादियों की ओर से लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है काफी बड़ी संख्या में वहां हत्याएं हुई थी, काफी भयंकर खूनी संघर्ष हो रहे थे। तब मैं बलरामपुर जिले के इमलिया कोडर में मैंने कार्यक्रम बनाया था, और इमलिया कोडर में मैंने थारू जनजाति से जुड़े हुए सभी लोगों को, जो नानाजी देशमुख ने बनाया हुआ छात्रावास है, वहां पर मैंने उनको इकट्ठा किया था और उनके साथ संवाद बनाने का कार्यक्रम किया था 2007 में कि भाई आखिर क्या कारण है, क्यों ये संघर्ष हो रहा है, क्यों इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही हैं। और मुझे यह सुनकर के सुखद अनुभूति हुई कि भारत के रहने वाले सभी जितने भी थारू जनजाति से जुड़े हुए लोग थे, इन्होंने कहा साहब देखिए, उस समय की सरकारें उनका सुध भले ही न ले रही हो, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे लिए नानाजी देशमुख की संस्था दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, मां पाटेश्वरी मंदिर देवी पाटन के द्वारा और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के द्वारा उनके लिए कार्य किया जा रहा है। और हम लोग भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं, और हम भारत की आन मान और शान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र स्वीकार नहीं करेंगे।